invite dignitaries to be seated on the dais. I request Honorable J.S. Patil sir, President, Independent Labour Union, on the dais. I request our Chief Guest Dr. K.S. Chauhan sir, Senior Advocate, Supreme Court of India, on the dais. I request N.B. Zarunde sir, Vice President, Independent Labour Union, on the dais. Also, I request our Chief Guest Honorable Dr. G. Mohan Gopal sir, former Director, National Judiciary Academy, who could not come here physically due to some unavoidable reasons, but he is with us through video conferencing. Now I request all the dignitaries to enlight the candle, which is the symbol of light and success. As Dr. G. Mohan Gopal sir is not physically with us, so we welcome you sir by only words and by clapping. Now I request Mr. Y.D. Meshram sir to Honorable Dr. K.S. Chauhan sir, President, Backward Class Senior Engineers and Officer Associations. Now I request Sahare sir to welcome N.B. Zarunde sir. Now I request Dhoke sir to welcome Shri B.D. Borkar sir. आता सुरू झाला दोन चार Now I request Honorable N.B. Zarunde sir to deliver introductory speech of this conference. सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों के विचारों को नमन करता हूँ। आज 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिन, इस अहम दिन पर आयोजित इस अहम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ऑनरेबल J.S. पाटिल सर, डायस पर विराजमान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ऑनरेबल K.S. चौहान सर, हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़े डॉक्टर प्रोफेसर जी मोहन गोपाल सर, डायस पर विराजमान हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक ऑनरेबल B.D. बोरकर सर, इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विविध संगठनों के मान्यवर पदाधिकारी, स्वतंत्र मजदूर यूनियन और इस यूनियन से जुड़ी संगठनों के सभी साथी भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि बड़े ही अहम विषय के ऊपर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और आज का दिन भी बड़ा अहम है। जिस मनुस्मृति के द्वारा असमानता की व्यवस्था इस देश में चालू थी, उस असमानता के व्यवस्था को भारत के संविधान के द्वारा ध्वस्त किया गया और उस असमानता का समर्थन करने वाली मनुस्मृति को बाबा साहब ने आज ही के दिन जलाया और हम आज इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसी समानता के सिद्धांत पर यहाँ पर गहन चिंतन करने वाले हैं, गहन चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो साथियों, challenges before SC/ST OBC representation in education and services after the establishment of EWS reservation, इस विषय के ऊपर में इस परिषद का
आयोजन किया गया है। हम सभी को मालूम है या किसी को मालूम नहीं होगा कि 103वें 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यह जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन कहा जाता है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया? 14 जनवरी 2019 को। और 2 क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए, क्लॉज 15(6) एंड क्लॉज 16(6). मैं समझता हूँ कि ये 2 क्लॉज क्या है, यह यदि हम जानते हैं तो आगे का सब्जेक्ट हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। इसलिए मैं यह 2 क्लॉजेस आपको पढ़ के बताऊंगा। तो आर्टिकल 15(6) जो इनकॉर्पोरेट किया गया वो क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ any economically weaker sections of the citizens other than the classes mentioned in 16(4), 15(4) and 15(5). एंड बी, इसमें का क्लॉज क्या बोलता है? एनी स्पेशल प्रोविजन एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स अदर देन any special provision related to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, subject to the maximum 10% of the total seats in each category. तो ये 15(6) जो क्लॉज इनकॉर्पोरेट किया गया वह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन लागू करने वाला है। और आगे बी पार्ट में यह भी बोला है कि इसके तहत जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन रहेगा। तो इस क्लॉजेस को जो इनकॉर्पोरेट किए गए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो जो केस चली सुप्रीम कोर्ट में उसका नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस नंबर 55/2019। और इस केस का जजमेंट 7 नवंबर 2022 को आया, इसी साल। तो यह जो जजमेंट आया इसके 3 पार्ट है। 2 पार्ट जजमेंट के हैं और 1 पार्ट ऑर्डर का है। तो इसमें 2 जजमेंट आया है। एक मेजॉरिटी जजमेंट है जो 3 जजों ने दिया है, और दूसरा जजमेंट है जिसको अपन डिसेंडिंग जजमेंट बोलते हैं, वह 2 जजों का है। तो मेजॉरिटी जजमेंट देने वाले जो जजेस है वे है JB पारडीवाला, दिनेश माहेश्वरी और बेला M त्रिवेदी। और बेला M त्रिवेदी ने अपना फिर से अलग जजमेंट दिया है 24 पन्नों का। तो यह जो ऑर्डर है और यह जो जजमेंट है इसके टोटल 297 पेजेस होते हैं। और जो मेजॉरिटी जजमेंट का पार्ट है जिसको अपन ऑपरेटिंग पार्ट बोलते हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उससे आपके समझ में आएगा कि यह मामला क्या है और इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा गया या नहीं। तो इस जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट से आपको पता लगेगा। तो इस जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो है वो क्या बोलता है? द 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट cannot said to breach the basic structure of the constitution by permitting the state to make special provisions including reservation based on economic criteria। तो उसको सही ठहराया गया। सेकंड बोलता है कि द 1/3
constitution amendment cannot be said to breach the basic structure of the constitution by permitting the state to make special provision in relation to admission to provide unaided institutions. इसका थर्ड पार्ट बोलता है The 1/3 Constitution amendment cannot be said to breach the basic structure of the Constitution in excluding the ACBs. ACBs means socially educationally backward classes, OBCs, SCs, STs from the scope of the EWS reservation. EWS reservation के स्कोप से ACBC बैकवर्ड ओबीसी एससी एसटी को एक्सक्लूड करना बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर का ब्रीच नहीं होता, ऐसा यह जजमेंट बोलता है। क्यों नहीं होता इसके बारे में इस जजमेंट में कुछ भी नहीं दिखाई देता। जो बात क्रीमिलियर की हम करते हैं तो क्रीमिलियर के बारे में यह जजमेंट क्या बोलता है, पैरा 83.1 है। यह जजमेंट बोलता है कि क्रीमिलियर यह कॉन्सेप्ट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए है। यह कॉन्सेप्ट ईडब्ल्यूएस के लिए लागू नहीं होगा। क्रीमिलियर प्रिंसिपल ट्रूली एप्लीकेबल टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बट ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस। यानी ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो रिजर्वेशन 10% दिया है तो उससे सोशली एजुकेशनली कॉन्सेप्ट को कोई आघात नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका आंसर नहीं है, लेकिन आघात नहीं होता, ऐसा ही जजमेंट में बोला गया है। यह तो मेजॉरिटी जजमेंट का पार्ट मैंने आपको पढ़ के बताया। डिसेंडिंग जजमेंट जो है, डिसेंडिंग जजमेंट जो दिया है वह उदय उमेश ललित जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एस रविंद्र भट्ट इन्होंने दिया है, लेकिन इस जजमेंट को एस रविंद्र भट्ट ने लिखा है। तो इस जजमेंट में क्या बोला गया है, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द 1/3 अमेंडमेंट एक्ट 2019 which inserted clause 6 in article 15 and 16 respectively are unconstitutional and void on the ground of the basis on the basic structure of the constitution। यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वह बेसिक स्ट्रक्चर पर आघात करता है, ऐसा डिसेंडिंग जजमेंट में बोला गया है दो जजेस ने। डिसेंडिंग जजमेंट के पैरा 192 में बोला गया है, इट इज क्लियर दैट द इम्पंज्ड अमेंडमेंट एंड द क्लासिफिकेशन इज आर्बिट्ररी which result in hostile discrimination of the poorest section of the society that are socially and educationally backward and subject to the caste discrimination। तो हमारे आरक्षण की मूल भावना क्या है, मूल हेतु क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजर्वेशन के ऊपर में जब डिबेट चल रही थी और जब उस डिबेट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने 30 नवंबर 1948 को इसके बारे में जो उन्होंने इंटरप्रीट किया था, उसमें बाबा साहब बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का मूल आधार सोशली डिस्क्रिमिनेशन है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज द बेस ऑफ द रिजर्वेशन। और बाबा साहब आगे जाके यह भी बोलते हैं कि जब शैक्षणिक और आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द बेसिक ऑफ द रिजर्वेशन इज द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यानी आरक्षण का मूल आधार सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उनके ऊपर में सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। यह बात कहीं भी सामने नहीं आई, ना उसके कोई आंकड़े इस जजमेंट में आए।
हमारे सामने यह सवाल था और सबको लग रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग जब रिजर्वेशन के ऊपर में लगाया है, तो यह 10% कहाँ स्टैंड होगा। तो इस 10% के कारण जो 15% का लिमिट जो क्रॉस हो गया, उसके बारे में पूरे जजमेंट में और इस ऑर्डर में कहीं पे भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन हमें नहीं दिखता। सिर्फ डिसेंडिंग जजमेंट में इसके बारे में कुछ लिखा गया है। तो डिसेंडिंग जजमेंट देते हुए ललित और भट्ट क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या आधार लिया कि जब तमिलनाडु का SC/ST OBC एक्ट 1993 जब स्टैंड हो सकता है, जो 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है और जिसे 9th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो फिर यह रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता। ऐसा डिसेंडिंग जजमेंट में उसको जस्टिफाई किया गया है। और आगे चल के डिसेंडिंग जजमेंट में क्या बोलते हैं कि आई वुड रिस्पेक्टफुली प्रीफर टू कीप द क्वेश्चन ऑफ द वायोलेशन ऑफ 50% रूल इज ओपन। 50% रूल जो वायोलेट हुआ है वह इश्यू ओपन है। तो इस प्रकार का जो जजमेंट इस EWS के रिजर्वेशन के माध्यम से जो आया है, तो क्या EWS रिजर्वेशन संविधान के मूल रूप, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्या उसके अनुरूप है। जब चौहान साहब, डॉक्टर जी मोहन गोपाल सर और बाकी भी DMK के कुछ काउंसिल्स थे, जब उन्होंने आर्गुमेंट किया, एक आर्गुमेंट सुनने का मौका मुझे भी मिला चौहान सर के कारण, तो आर्गुमेंट का मूल आधार यही रहा कि जब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस है और इसके पूर्व 9 जज के बेंच ने इंदिरा साहनी के मामले में इकोनॉमिक रिजर्वेशन को डिनाई किया है, उसको नकारा है, तो फिर यह 5 जज वाला बेंच उसको कैसा ओवरराइड कर सकता। जब हम पूरा जजमेंट पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, तो इसके बारे में कोई आंसर हमें उसमें नहीं दिखाई देता। तो इससे एक दिशा हमें दिखती है कि क्या यह संविधान के मूल सिद्धांत को डाइवर्ट करने वाला यह जजमेंट है। क्या इस जजमेंट के कारण जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देने का कॉन्सेप्ट है, क्या आगे चलकर वह खत्म हो सकता है। क्या SC/ST OBC का आरक्षण क्या आने वाले समय में इसी लाइन के ऊपर में साइड ट्रैक हो सकता है या फिर डिनाई हो सकता है। ऐसे काफी सवाल इस जजमेंट से हमारे सबके सामने है। और मैं यह समझता हूं कि हम लोग बातें करते रहते हैं कि संविधान के मूल सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन संविधान के मूल सिद्धांत को इस जजमेंट ने साइड ट्रैक कर दिया है। तो हमारे ऊपर आने वाले समय में इसके क्या इफेक्ट होंगे, और जब इफेक्ट होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली क्लास टू एस्टेब्लिश द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 16(4) एंड 15(4). तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और केवल चर्चा ही नहीं, तो आगे हमारी आंदोलन की क्या दिशा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारे सामने कौन से संकट आने वाले हैं और उसके लिए हमने कैसा प्रिपेयर खुद को करना चाहिए, इसी मूलाधार को लेकर आज यहाँ पर इस परिषद का आयोजन किया गया है। डॉक्टर KS चौहान सर काफ़ी व्यस्त होते हुए भी आज इस परिषद में वे पधारे। डॉक्टर गोपाल सर काफ़ी व्यस्त होते हैं और ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकने के कारण वे आज यहाँ नहीं आ सके। फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से वे हमें मार्गदर्शन करेंगे।
तो मैं हमारे जो विशेष वक्ता है, विशेष अतिथिगण है, उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विषय आज के इस परिषद के माध्यम से पूरे देशवासियों के सामने रखा गया है, उस विषय के अनुरूप वे हमें मार्गदर्शन करेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं अपना इंट्रोडक्टरी स्पीच यहाँ खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। Thank you, sir. Legal profession is the noblest and dignified profession. It commands great honor. The practice of the advocate has the public utility flavor. The advocate also serves the public by giving legal advices and by explaining the complicated and confusing provisions of different acts and rules to citizens who seek his services.